राज्य वापस लौट रहे प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है और इसके लिए सरकार में मंथन भी चल रहा है। कृषि आदि क्षेत्रों में लगभग 2 लाख रोजगार के सृजन पर भी अब रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए शनिवार को कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित उप समिति की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें धन सिंह रावत, रेखा आर्या, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह भी शामिल हुए। मीटिंग के दौरान घर लौटे लोगों को स्वरोजगार किस तरह से उपलब्ध कराना है, उनको तमाम चीजों की सुविधा कैसे मुहैया करानी, इस पर विचार विमर्श किया गया। उप समिति के अध्यक्ष सुबोध उनियाल ने कहा कि जिलों में जनप्रतिनिधियों और क्षेत्र के विशेषज्ञों से भी बात की जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट अंतिम रूप देकर सरकार को भेजा जाएगा। किस तरह लोगों की आजीविका को मजबूत किया जा सकता है, किस तरह नए रोजगार के संसाधन पैदा किए जा सकते हैं कि एक तो हम जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ इनको उत्तराखंड में रोकने में सफल हो और साथ साथ हमारे उत्तराखंड के हर आदमी की आर्थिकी को मजबूत करने के साथ साथ राज्य की आर्थिकी को भी हम ट्रैक पे ला सकें। और लॉकडाउन के बाद रोजगार आने वाले समय में सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। डोईवाला में स्थित केंद्रीय संस्थान सिपेट को राज्य सरकार ने 6 एकड़ भूमि की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिसमें आने वाले दिनों में प्लास्टिक इंजीनियरिंग में रुचि रखने वाली युवाओं को बेहतर सुविधाएं और आधुनिक मशीनों से सीखने का अवसर मिलेगा। संस्थान को अपने आगे बढ़ने के लिए अपनी भूमि की आवश्यकता थी, क्योंकि वर्तमान स्थापित जो जगह है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कार्य नहीं हो सकता था। तो संस्थान के बाजू में लगी हुई जो वन भूमि है उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है और निकट भविष्य में भी यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन होता हुआ देखें। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 2 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, हरिद्वार के लिए मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून में इस समय बादल छाए हुए हैं, कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हो रही है। दोनों जिलों में बारिश और तेज आंधी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। बातचीत करने के लिए किशोर रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशोर, पिछले कई दिनों में भी हमने देखा है कि लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है और एक बार फिर से अलर्ट किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। क्या कहा है मौसम विभाग ने? देखिए, अगर मौसम विभाग के अलर्ट की बात करें तो उन्होंने 2 जिलों के लिए खासकर अलर्ट जारी किया है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार के लिए अलर्ट कहा गया है कि इसमें तेज हवाएं चल सकती है और बारिश भी हो सकती है। अगर मैं इस वक्त ताज़ा हाल मौसम का दिखाऊं तो इस वक्त पूरे देहरादून में काले बादल छा चुके हैं और हवा भी चलने लग गई है। जिस तरीके से उन्होंने एक अलर्ट जारी किया था उसके मुताबिक अब मौसम का रंग बदलता जा रहा है। हालांकि सुबह काफी गर्मी हो रही थी, लेकिन इस वक्त तापमान काफी नीचे गिर गया। इसके साथ ही मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ओलावृष्टि और बारिश की अलर्ट जारी किया है। ये काफी है क्योंकि लगातार पिछले दिनों अगर हम मार्च से लेके अभी तक की बात करें तो आप जानकर हैरानी होगी कि 190 mm बारिश हुई है, जो पिछले साल 80 mm हुई थी, यानी डबल बारिश इस बार हुई है। और इस बार गर्मी का कहीं नामोनिशान नहीं दिख रहा। अक्सर इस समय काफी गर्मी हो जाती थी, लेकिन अगर मौसम की बात करें तो इस तरह में काले बादल काफी छा चुके हैं और मौसम ने बिल्कुल अपना रंग बदल दिया है और अलर्ट के मुताबिक लगातार तेज हवाएं यहाँ पे चलना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि एक और जिला जिसमें पौड़ी जिला भी है उसमें भी तेज हवाएं और बारिश चल सकती है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड का जो मौसम है वो बिल्कुल बदल चुका है। और किशोर, ठीक है, मौसम तो इस वक्त हालांकि ऐसा नहीं रहता है। देहरादून में अमूमन हर साल इस वक्त तक गर्मी आ जाती है, लेकिन इस बार मौसम कुछ और कह रहा है और मौसम बेहद ठंडा बना हुआ। अब तो अलर्ट भी जारी कर दिया है, लेकिन इससे किसी को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है तो वो किसान है। उनकी फसलें बिल्कुल चौपट हो गई हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो मौसम बदला इससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि लोगों को गर्मी पड़ती थी अप्रैल और मई के महीने में वो सहन नहीं करनी पड़ रही है। मौसम ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है अगर उत्तराखंड में वो बागवानी करने वाले किसानों को हुआ है और मैदानी इलाकों में जो गेहूं की फसलें हैं उनको काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि कटाई भी होनी थी। पिछले दिनों लगातार बारिश हुई थी, कई गेहूं की फसल खराब भी हो गई है और कई फसलें जो खड़ी है गेहूं की उनके जो दाने होते हैं वो काले पड़ने शुरू हो गए। अगर बागवानी की बात करें तो उत्तराखंड के बहुत बड़े जो ऊपरी इलाके हैं उसमें सेब होता है, पुलम होता है, आड़ू होता है, खुमानी होती है। ये जो तमाम जो फल है
इनकी फसलें जाहिर सी बात है बिल्कुल खराब हो गई है, काफी नुकसान हुआ है। अकेले ही कृषि विभाग लगातार इस बात का संकेत दे रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान उत्तराखंड में बागवानी करने वाले किसानों को नुकसान तो हुआ है। किशोर, मौसम विभाग इसके पीछे क्या कारण बता रहा है? क्या लॉकडाउन जिस तरह से है उससे कहते हैं कि जो पर्यावरण है हमारा बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, क्या इसके पीछे ये कारण है या कुछ और कारण मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं? देखिए, अभी ये रिसर्च का विषय है क्योंकि लगातार जो मौसम बदल रहा है इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहले कहा जाता था कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 45 दिनों से ज्यादा, यानी अगर लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन के कारण पर्यावरण तो जरूर हुआ है, प्रदूषण नहीं है, जो धूल के कण होते हैं वो भी नहीं है, मौसम बिल्कुल क्लियर है। ये एक कारण ये भी हो सकता है, लेकिन इसके पीछे लगातार वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं और एक वैज्ञानिकों का एक जो पक्ष है उनका ये मानना है कि एक साइकिल होती है, मौसम की एक साइकिल होती है, वो घूम के लौट के आती है। यानी इससे पहले भी करीबन 18 साल पहले जो उनकी जानकारी के मुताबिक है, उन्होंने कहा है कि इस तरीके का मौसम आया था, लेकिन जाहिर सी बात है ये मौसम भले ही बदल रहा हो, इसके प्रभाव जो पड़ रहे हैं वो इंसानों पे पड़ रहा है। किशोर, तो थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश पानी से किसानों के लिए भी परेशानी का सबब बन गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। खोड़ा में पूरी तरह से अब रोक है, जो जहां है वहीं पर रहेगा। इलाके में बढ़ते रेड जोन के चलते यह फैसला लिया गया है। खोड़ा से सटा है दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर। गाजियाबाद में 133 है कोरोना पॉजिटिव केस और 75 मरीज अब रिकवर कर लिए गए। 56 एक्टिव केस हैं, लेकिन जिस तरह से खोड़ा में अब एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर गाजियाबाद के खोड़ा इलाके पर आवाजाही पर बिल्कुल रोक लगा दी गई है। जो जहां है वहीं रहेगा। इलाके में बढ़ते रेड जोन के चलते यह फैसला लिया गया है, क्योंकि अगर खोड़ा की बात की जाए तो इससे दिल्ली भी लगता है बॉर्डर और नोएडा का भी बॉर्डर लगता है, और यही वजह है कि एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। खासतौर पर गाजियाबाद में हम बता दें आपको कि 133 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद है, जिनमें 75 मरीज तो रिकवर हुए हैं, लेकिन 56 अभी भी एक्टिव केसेस हैं। तो लगातार एक के बाद एक मामले खोड़ा से निकलकर सामने आ रहे थे और खबर मिल रही है गाजियाबाद के खोड़ा इलाकों में जो आवाजाही है उसे पूरी तरह रोक दिया गया था। इससे पहले भी कई रास्ते वहां पर बंद कर दिए गए थे, उन गलियों को बंद कर दिया गया था जहां पर कोरोना पॉजिटिव मामले निकलकर सामने आए थे। लेकिन अब एक के बाद एक गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और इसको लेकर अब प्रशासन ने ये कदम उठाया है। खोड़ा में पूरी तरह से आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, जो जहां है वहीं रहेगा, यानी कि पूरी की तरह से इस इलाके को सील कर दिया गया है। रेड जोन के बढ़ते खतरे को लेकर यह फैसला लिया गया है। खोड़ा से चूंकि दिल्ली का बॉर्डर भी सटता है और नोएडा का बॉर्डर भी लगता है, इसलिए एहतियातन यह कदम उठाया गया है। अगर खासतौर पर गाजियाबाद की करें तो गाजियाबाद में 133 कोरोना पॉजिटिव केस हैं, जिनमें 75 मरीज तो ठीक हुए हैं, लेकिन 56 अब भी एक्टिव बताए जा रहे हैं। और समाज कल्याण विभाग की तरफ से मिलने वाली छात्रवृत्ति इस बार 2021 तक लटकने की आशंका है। स्कूल कॉलेज बंद है और ऐसे में ना तो आवेदन आए हैं और ना ही वेरिफिकेशन हुआ है। देहरादून में 24,000 से ज्यादा छात्रों को इस बार स्कॉलरशिप देर से ही मिलेगी। अभी तक 2019-20 के ही आवेदन का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। वहीं लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो विभाग भी अपनी मजबूरी गिना रहा है। हालात ये है कि 2019 के कई छात्र पास आउट होकर निकल भी गए, लेकिन अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई। इस बार दिक्कत ये है कि हमारे आवेदन का काम जो है पूरा हो चुका है, लेकिन भौतिक सत्यापन की जो प्रक्रिया है, क्योंकि वर्तमान में जो कोविड संक्रमण को देखते हुए स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, तो ऐसे हालत में हमारे जो अधिकारी हैं वो जाके भौतिक सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं कर पाएंगे। स्कॉलरशिप के भरोसे कई स्टूडेंट्स लोन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ पर उधारी चढ़ गई। अब स्कॉलरशिप देरी से मिलने के चलते मुश्किलें और बढ़ना तय है। कि छात्र अपने समय पे फॉर्म जमा कर देते हैं, पर जो अधिकारी होते हैं, जो आपके जितने अधिकारीगण वहाँ बैठते हैं, इन फॉर्म को कोई गंभीरता से नहीं लेता, जिसका शोषण बच्चों के रूप में होता है। कई छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ स्कॉलरशिप के ही भरोसे रहते हैं, लेकिन अब देरी से हजारों बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और कहावत है, जान है तो जहान है, लेकिन इस कहावत को झूठी साबित कर रही है देहरादून में ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी, जिनको सरकार ने भी सुविधा दी, लेकिन महामारी के दौरान ये महिलाएं फर्ज को ही आगे रख रही हैं।
राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान बुजुर्ग लोगों और गर्भवती महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम या फिर छुट्टी पर रहने की बात कही थी, लेकिन देहरादून में ऐसी महिला पुलिसकर्मी भी हैं जो प्रेग्नेंट हैं और जिन्हें इस समय आराम की सख्त जरूरत है, लेकिन फिर भी वो महामारी में अपना काम बखूबी कर रही हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं इस समय कोरोना की स्थिति चल रही है, देश में संकटकालीन स्थिति है और मैं भी चाहती हूँ, क्योंकि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं भी अपना योगदान देना चाहती हूँ इस संकट में। और छुट्टी का प्राविधान भले हो, लेकिन हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि हम समाज के प्रति अपनी उस भूमिका को इस समय निर्वहन करें, तो मैं वही दायित्व निभा रही हूँ। इन महिला पुलिसकर्मियों से अधिकारियों ने घर में रहने को कहा है, लेकिन महिलाओं ने इस महामारी के दौरान पहले फर्ज को रखा, जिस पर पुलिस ने इनको फील्ड ड्यूटी से हटाकर थानों में ही ऑफिस ड्यूटी दी। दोनों को ही छुट्टी का प्रावधान भी है और इनसे फील्ड ड्यूटी भी नहीं ली जा सकती है। तो इनके द्वारा खुद ही अपनी स्वेच्छा से बताया गया कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, देश संकट में है, तो हम भी अपना योगदान देना चाह रहे हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में इनसे जो है थाने पर ऑफिस ड्यूटी ली गई। महिला कर्मचारी हैं जो वैसे छुट्टी के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन वो फिर भी लगातार ड्यूटीज़ कर रही हैं और कई जगह ऐसा भी है जहाँ पर हमने ड्यूटी आवर्स को कम किया है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे कर्मचारी हैं वो बिल्कुल मनोयोग से जो है वो बहुत काम कर रहे हैं। फर्ज के सामने अपने स्वास्थ्य की भी चिंता न करने वाली ऐसी ही 5 महिला पुलिसकर्मी हैं जो सच्ची कोरोना वॉरियर्स बनी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सतेंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास दुर्लभ सांपों के निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। कॉर्बेट पार्क में सांपों के 35 प्रजातियां लिस्टेड हैं, जिनका प्रोटोकॉल के अनुसार संरक्षण किया जा रहा है। इनमें 4 बहुत जहरीले सांप, करैत, किंग कोबरा, रसल, वाइपर और कोबरा भी शामिल है। इस समय निकल रहे सांपों के रेस्क्यू के लिए 2 टीमों का गठन कर लिया गया है। सांप कोल्ड ब्लडेड क्रीचर है और शीत निद्रा के बाद वो इस समय वापसी करते हैं। मार्च अप्रैल के बाद से वापस निकल आते हैं। भोजन की खोज में इस समय चूंकि उन्हें भूख काफ़ी लगी रहती है, तो मनुष्य के आसपास उनका आवागमन, हालांकि लॉकडाउन भी एक कारण हो सकता है क्योंकि सड़कों पर वाहन बिल्कुल नहीं है। देखिए, अभी जो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सांपों का निकलना प्रारंभ होता है और जो भी सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनको हमने ईयर मार्क कर रखा है। उसके अलावा हमारी 2 टीमें जो हैं